नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सुरक्षा सवाल। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में जो उथल पुथल मचा है उसने कई सवाल सुलझा दिए हैं। चुनाव के बाद क्या बदलेगी हालात? हिंसा की घटनाओं पर लगेगी लगाम? क्या बाहरी शक्तियों से प्रभावित है देश? हिंदू सुरक्षित होंगे या होगा कत्लेआम? क्या शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ेंगी? बांग्लादेश चुनाव के बाद क्या बदलेगी हालात? बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनाव के बाद हालात में बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि 2024 की छात्र क्रांति के बाद पहला लोकतांत्रिक जनादेश है जिसने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने चुनाव को सबसे शांतिपूर्ण बताया था। कहा कि परिणाम के बाद नई सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने, कानून व्यवस्था मजबूत करने और संवैधानिक बदलाव पर फोकस करेगी। लेकिन बीएनपी या जमात या इस्लामी गठबंधन के जीत से राजनीतिक स्थिरता आ सकती है, जबकि विवादित परिणाम से अशांति बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के युवा वोटरों की भूमिका से लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा और विदेशी प्रभाव की चुनौतियां हमेशा की तरह बनी रहेगी। हिंसा की घटनाओं पर क्या लगेगी लगाम? चुनाव के दौरान हिंसा कम रही, कह सकते हैं। जो बांग्लादेश के हालात हैं उस हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण हुआ और सिर्फ मुंशीगंज और गोपालगंज में क्रूड बम ब्लास्ट से 3 लोग घायल हुए, जबकि यूनिस ने इसे सबसे शांत बताया। जरा सोचिए, जहां बमबारी हो उसके वह शांति बता रहे हैं तो अशांति का क्या मतलब होगा। लेकिन चुनाव के बाद हिंसा पर लगाम लगने की संभावना नहीं है, नई सरकार पर निर्भर करेगी। अगर सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने का वादा करता है तो हो सकता है कि प्रभाव से राजनीतिक झड़पें बढ़ सकती है। इससे पहले कि 2024 क्रांति के बाद से 80% या 80+ राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 18 मौतें शामिल हुए, और इसीलिए पूरी तरह से लगाम तभी लगेगी जब सभी दल लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखेंगे, अन्यथा विवादित परिणाम से मॉब वायलेंस बढ़ सकता है। क्या बाहरी शक्तियों से प्रभावित है देश? हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश बाहरी शक्तियों से ही प्रभावित है, पूरी तरह बुरी तरह। लेकिन बांग्लादेश ये मानता है कि भारत से हिंदू हिंसा पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, वह चुनाव को प्रभावित कर देगा। चीन ने निवेश और ड्रोन फैक्ट्री से पकड़ मजबूत की है। पाकिस्तान से रक्षा सहयोग और उड़ानें शुरू हुई हैं। अमेरिका चीन के प्रभाव से टेंशन में है और स्थिरता चाहता है। हसीना के भारत में निर्वासन से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ा है, जो चुनाव के बाद नई सरकार की विदेश नीति तय करेगा। लेकिन अंतरिम सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि आर्थिक विकास प्रभावित ना हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आज बांग्लादेश की जो हालात है उसके जिम्मेदार यही देश हैं जिनको ये अपना हितैषी बता रहा है, जबकि आज तक हिंदुओं के साथ हिंसा बांग्लादेश ने ही की है और रिकॉर्ड सबके सामने है, तस्वीरें सबके सामने हैं। हिंदू सुरक्षित होंगे या होगा खात्मा? हिंदुओं की सुरक्षा अनिश्चित है, क्योंकि 2024 से 2000 से ज्यादा हमले रिकॉर्ड किए गए, जिसमें हत्याएं, आगजनी, कुकर्म शामिल है। चुनाव से पहले हमले बढ़े क्योंकि हिंदुओं को अवामी लीग समर्थक माना जाता है, इसलिए उनको चुन चुन के मारा गया। जमात गठबंधन के जीतने के बाद इस्लामीकरण से कत्लेआम का डर है और हजारों पहले ही भारत पलायन कर चुके हैं। लेकिन बीएनपी और जमात दोनों ने सुरक्षा का वादा किया है, पर सरकार मानवाधिकार ग्रुप चेतावनी दे रहे हैं कि जातीय सफाई हो सकती है, हो रही है और आगे भी होगी। इसलिए चुनाव के बाद हिंसा बढ़ने की पूरी संभावना है और यह भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सुरक्षा भी मिल जाए। हो सकता है कि इंडिया प्रेशर बनाए तो सुरक्षा मिल जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। हिंसा बढ़ने की संभावना है। क्या शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ेंगी? हाँ, शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वो भारत में निर्वासित हैं और चुनाव परिणाम में अवामी लीग का भविष्य अनिश्चित है। जो बैन है, मौत की सजा और प्रत्यर्पण की मांग से उनकी राजनीतिक करियर खतरे में है। चुनाव के बाद विरोधियों की सत्ता में आने के बाद से भारत पर दबाव बढ़ सकता है और उन्हें सौंपने का, और वो निर्वासन से चुनाव को फर्जी बता करके साजिश रच रही हैं। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां सीमित है, इसलिए उनके वापस से मुश्किल है।
चुनाव के दौरान फटे थे बम। बांग्लादेश चुनाव किन हालात में हुए सब जानते हैं। चुनाव हिंसा और राजनीतिक ध्रुवीकरण की छाया में हुए, जहां प्री पोल क्लैश में 16 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए, जमात और बीएनपी के बीच झड़पें बढ़ी और अल्पसंख्यकों पर हमले ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया। मतदान के दिन मुंशीगंज में बम ब्लास्ट से वोटिंग रुकी, गोपालगंज में 13 साल की लड़की समेत 3 घायल हुए और खुलना में बीएनपी नेता की मौत, जमात समर्थकों से झड़प में ढाका के कोराइल स्लम में महिला कार्यकर्ता घायल हुई, रावजन में बीएनपी कार्यकर्ताओं के घर पर गोलीबारी हुई। चुनाव से पहले 80 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें बंदूकें इस्तेमाल हुई है और 62 क्लैश हुए हैं। चुनाव आयोग ने हाई रिस्क पोलिंग स्टेशन पर सेना और बीजीबी तैनात की, लेकिन विजिलेंटिज्म और मॉब वायलेंस बढ़ा। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले चुनावी ध्रुवीकरण से जुड़े हैं, जहां 2000 से ज्यादा घटनाएं हुई। 2024 से रिकॉर्ड हुए, जिसमें हत्याएं भी है, कुकर्म भी है, मंदिरों पर हमले हैं, ये सारे वारदात शामिल है। अंतरिम सरकार ने लोकतंत्र बहाल करने के लिए चुनाव कराए, क्योंकि 2024 क्रांति ने सिस्टम को ब्रोकन बताया और जुलाई चार्टर से सुधारों को जनादेश मिलना जरूरी था। जहां घटनाएं घटी, शेरपुर, ढाका, राजा बाजार, खुलना, चट्टोग्राम, मायमे सिंह, शरीयतपुर, जयशोर में हिंसा हुई। मतदान के दिन गोपालगंज में, मुंशीगंज में, गाजीपुर में क्लैश हुए, कई घटनाएं घटी है, बम ब्लास्ट हुए हैं, फटे हैं बम, चेज काउंटर चेज गोलीबारी हुई है, लीचिंग, पोलिंग सेंटर कैप्चर की गई है। क्या नहीं हुआ है बांग्लादेश के चुनाव में? सब कुछ हुआ है, लेकिन सुनिए जरा, साहब कहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव रहा। हाँ, मे भी कुछ जगह पे जो घटनाएं घटी है, छुटपुट जो बारिश हुई है बांग्लादेश के लिहाज से, तो ये कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो अंदाजा है, जो इनका अनुमान है, वो कुछ बड़ी घटनाओं का है। तो ऑब्वियसली, जैसा कि इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण हुआ है, जहां बम फटे हो वो आदमी कह रहा है कि शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है। समझ रहे हैं आप? अगर ये शांति है तो अशांति किसको कहते हैं? समझिएगा जरा। शेख हसीना के लिए तय हुई सजा। इस चुनाव के नतीजों से अल्पसंख्यकों में चिंता बढ़ी हुई है, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। यह जीत इस्लामी सुधारों की दिशा में बदलाव का संकेत हो सकती है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। वही देश में राजनीतिक स्थिरता हो असंभव है, आर्थिक विकास भी हो असंभव है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित जरूर करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश प्रगति की ओर बढ़ेगा या फिर ऐसे ही जलता रहेगा? मतगणना के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव को फर्जी बताते हुए रद्द करने की मांग कर दी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। लंदन से निर्वासन में रह रही हसीना ने कहा कि वोटर दबाव और अनियमितताओं के कारण परिणाम अविश्वसनीय है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव को निष्पक्ष बताया। इस जीत को युवा मतदाताओं और ग्रामीण इलाकों के समर्थन से जोड़ा जा रहा है, जहां पार्टी ने आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार विरोध और इस्लामी मूल्यों पर जोर दिया है। वहीं विजेताओं का कहना है कि यह बांग्लादेश के लोगों की जीत है, जो राष्ट्रीय हित में अटूट बांग्लादेश चाहते हैं। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है कि पार्टी जो 1971 मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने के लिए कुख्यात रही है, अब मुख्य धारा में है। 2024 के छात्र विद्रोह के बाद अवामी लीग के पतन से जमात को मौका मिला। गठबंधन में शामिल पार्टी जैसे युवा समूहों ने इसे मजबूत बनाया। बांग्लादेश में लागू होगा शरिया कानून। राजनीतिक रूप से यह सरकार इस्लामी कानूनों को मजबूत कर सकती है, देश में शरिया कानून लागू करेगी। विपक्षी चाहे कितना भी कूदे फाने, उनका मन का होने वाला नहीं है। हालांकि मजबूत कंडीशन में जरूर होंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे, लेकिन गठबंधन की बहुमत से स्थिर सरकार बनेगी। हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि सरकार का इतिहास दमनकारी रहा है। यदि सरकार सुधारों पर फोकस करे तो राजनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन धार्मिक कट्टरता बढ़ने से आंतरिक विभाजन हो सकता है।
कुल मिलाकर के ये बांग्लादेश को अधिक रूढ़िवादी दिशा में ले जाएगा, जहां धर्म राजनीति का केंद्र बनेगा। सरकार अपराध नियंत्रण में सख्त नीतियां ला सकती है। पार्टी का मैनिफेस्टो भ्रष्टाचार विरोधी और कानून व्यवस्था पर जोर देता है, जैसे ब्याज मुक्ति ऋण और वैट में कमी लाना। लेकिन चिंता यह है कि धार्मिक पुलिसिंग बढ़ेगी, जो नैतिक अपराधों पर फोकस करेगी। 2024 विद्रोह के बाद अपराध की दरें बढ़ी थी, लेकिन जमात के समर्थकों ने चुनाव से पहले हिंसा कम की, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। यदि सरकार सफल रही तो अपराध कम हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़ सकते हैं, जैसे कि चुनाव से पहले हिंदू व्यक्ति की हत्या में देखा गया। पाकिस्तान जैसी स्थिति हो सकती है, जहां धार्मिक समूह अपराध नियंत्रण के नाम पर दमन करते हो। कुल मिलाकर के अपराध कम होने की संभावना है, लेकिन राजनीतिक अपराध बढ़ सकते हैं। यही सबसे ज्यादा चिंताजनक एंगल है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक है, करीब 10% बच गए हैं बेचारे। इस सरकार से हमले बढ़ सकते हैं, जैसे कि 2024 के बाद देखा गया। पार्टी ने पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार उतारा, लेकिन आलोचक इसे दिखावा बताते हैं। मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक सुरक्षा का वादा है, लेकिन इतिहास 1971 नरसंहार संदेह पैदा करता है। यदि सरकार कट्टरता बढ़ाए तो अल्पसंख्यक पलायन कर सकते हैं, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। भारत जैसे पड़ोसी देशों में शरणार्थी समस्या बढ़ेगी। हालांकि यदि सरकार उदार रुख अपनाए तो सहिष्णुता बढ़ सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक बहुमत से अल्पसंख्यक दबाव में रहेंगे। कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों के लिए जोखिम बढ़ा है, जो देश की सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। आर्थिक विकास पर सरकार का फोकस सकारात्मक लगता है। मैनिफेस्टो में 26 बिंदु है, जैसे कि आर्थिक सुधार, बेरोजगारी कम करना और IMF समर्थित नीतियां हैं। पार्टी ने चुनाव से पहले 15,000 टका और मुक्ति का वादा किया, जो गरीबों को आकर्षित कर सकता है। बांग्लादेश की GDP वृद्धि की अगर बात करें तो 6 से 7% जारी रह सकती है, यदि सरकार गारमेंट उद्योग और निर्यात पर फोकस करे। लेकिन धार्मिक फोकस से निवेश घट सकता है, जैसे पश्चिमी कंपनियां दूर रहे। नेलिबरल नीतियां जारी रहे, लेकिन कट्टरता से पर्यटन और शिक्षा प्रभावित होंगे। यदि सफल रही तो विकास बढ़ेगा, अन्यथा भगवान भरोसे, या इनकी भाषा में अल्लाह के भरोसे। आर्थिक मंदी आएगी, झेलेंगे। कुल मिलाकर के विकास संभावित है, चांसेस कम है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता से बाधित होंगे। क्या बांग्लादेश हो जाएगा बर्बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, और पूरी तरह नहीं होगा, पूरी तरह नहीं। जोखिम ज्यादा है। सरकार यदि कट्टरता बढ़ाए तो सामाजिक विभाजन संभव है, अलगाव और अंतरराष्ट्रीय अलगाव हो सकता है, पाकिस्तान जैसी स्थिति हो सकती है, दाने दाने के मोहताज हो सकते हैं। जहां इस्लामीकरण से विकास रुका हुआ है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना। यदि सुधारवादी रुख अपनाए तो स्थिरता आएगी, युवा समर्थन से प्रगति संभव है, लेकिन अल्पसंख्यक असुरक्षा से अस्थिरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर के बर्बादी से बचने के लिए संतुलित नीतियां जरूरी है। विदेशी संबंधों की बात करें तो भारत ने शेख हसीना को समर्थन दिया था ना, और सरकार से सीमा सुरक्षा। अल्पसंख्यक हमले और पाकिस्तान निकटता बढ़ेगी, भारत को नुकसान हो सकता है। शरणार्थी भारत आ सकते हैं, आतंकवाद का जोखिम बढ़ेगा। हो सकता है कि बांग्लादेश दुश्मनी वाला रवैया अपनाए, लेकिन व्यापार जारी भी रह सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश में कुछ डेवलपमेंट होता है, या ऐसा ही पाकिस्तान के नक्शे कदम पे निकलेगा बांग्लादेश, क्योंकि बाकी सारी गतिविधियों में उससे पीछे तो है नहीं। वो हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को जिंदा जला देना, हिंदुओं को काटना, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं के मंदिर को फोड़ना, ये सब तो पाकिस्तान से ही ना सीखा इसने। कुछ % माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनको भी ये लोग संभाल नहीं पाते हैं। आज भारत संपन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में दीपू दास, जो कि एक फैक्ट्री का कर्मचारी था, उसको इन लोगों ने मार दिया। कहाँ कोई मिलकर काम कर रहा है वहां पे? वहां तो अल्पसंख्यक दबा हुआ है। तो बांग्लादेश डेवलपमेंट करेगा या नहीं, ये सरकार की नीतियां तय करेगी। आने वाला वक्त बताएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। आपकी राय का बहुत इंतजार रहता है हमको। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।